इस वीडियो में यार हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। लॉज ऑफ मोशन की शुरुआत हो रही है ना। आपने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, सेकंड लॉ पढ़ लिया, थर्ड लॉ पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे कि न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि लॉज ऑफ मोशन में किस किस तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उनके क्या क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है हमारे। ठीक है, तो उस पर पहुंचने से पहले सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। ये समझ लो इस चैप्टर की जान है बिल्कुल। अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम समझ में नहीं आया, जो आज मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, समझे, तो पूरे चैप्टर में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो प्लीज बहुत ढंग से, बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें होने वाली हैं। बहुत ईजी है, जो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले आ रहे हैं। जो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, जो आपको सारी बातें पता है ना, कि फोर्सेस कैसे कैसे एक्ट करते हैं, कैसे उनका इंटरेक्शन होता है, उन्हीं बातों को थोड़ा सिस्टमेटिक वे में देखेंगे और उनको न्यूमेरिकल्स पे कैसे अप्लाई करते हैं, मैं ये सीखना है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज इसको बहुत ढंग से समझिएगा, और ये आपको समझ में आ गया तो आगे पूरा चैप्टर बहुत स्मूथ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या पढ़ा यार कि अगर किसी बॉडी पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है ना, फ्री बॉडी डायग्राम एंड इक्विलिब्रियम। पहले फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहा है ना, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, तो इट्स एक्सेलरेशन इज गिवन बाय F इज इक्वल टू ma। ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ होता है। ठीक है, और यहां पे बात होती थी कि m इज अ पॉइंट मास। m इज अ पॉइंट मास, मैंने आपको बताया था कि एक m जो होता है पॉइंट मास होता है, एंड F इज नेट फोर्स। ठीक है, अब एक बात है, अगर सिंगल फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो फोर्स इधर लग रहा है तो बॉडी इधर जाएगी, फोर्स ऊपर लग रहा है तो बॉडी ऊपर जाएगी, फोर्स नीचे लग रहा है तो नीचे जाएगी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेज हों, है ना, फिर हमें देखना पड़ता है कि उनका रिजल्टेंट कितना रहेगा, है ना। तो अगर किसी बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्सेज हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उन सारे फोर्सेज को वेक्टोरली ऐड करना पड़ता है। नोट्स बनाता रहेगा साथ में, मैं इसके बाद में आपके क्लास का नोट चेक करूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, Fn इज इक्वल टू ma। जितने फोर्सेज हैं सारे फोर्सेज को ऐड करूंगा एंड आई विल फाइंड नेट रिजल्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो अब हम लोग ऐसी प्रॉब्लम से डील करने वाले हैं कि जहां पे एक से ज्यादा फोर्सेस होंगे तो हमें सारे फोर्सेस को वेक्टोरली ऐड करके ma इक्वल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात आती है वेक्टोरली ऐड करना, और वो भी एक से ज्यादा फोर्सेस को। ठीक है, तो मैं वेक्टर एडिशन तो पता ही है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उनको ऐड कर लेंगे। लेकिन ऐड करने से पहले यार हमें उनको दिखाना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना, कि कौन सा फोर्स किस एंगल पे काम कर रहा है। जैसे ये बॉडी थी कोई, है ना, इस पे बहुत सारे फोर्सेज हैं। ठीक है, और एक बंदे ने इसको इधर खींच रखा है, वेस्ट ईस्ट की तरफ F1 फोर्स से, एक ने इसको वेस्ट की तरफ F2 से खींच रखा है, एक ने इसको F3 से किसी एंगल पे खींच रखा है, एक ने इसको F4 से खींच रखा है। तो ये जो मैं बना रहा हूं यही FBD है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी पे जितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनको आप विद डायरेक्शन एंड विद मैग्नीट्यूड ड्रॉ कर दीजिए, वही FBD होता है। जब तक आप ड्राइंग नहीं करोगे आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा पूरा, क्योंकि वेक्टर तभी निकलेगा वेक्टर एडिशन जब प्रॉपर मैग्नीट्यूड लिखोगे, प्रॉपर एंगल। ठीक है, तो मैं फिर रीड कर रहा हूं, दिस इज वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी। किसी बॉडी पे जो जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं आप उनको विद प्रॉपर डायरेक्शन लिख दो और विद प्रॉपर मैग्नीट्यूड लिख दो, दैट इज FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी इसलिए बोलते हैं कि अगर मतलब बॉडी को फ्री ड्रॉ करना पड़ता है बाहर। मान लो ये बॉल थी, है ना, कोई किसी सिस्टम में थी, ये बॉल किसी रूम में रखी हुई थी, कहीं रखा हुआ था, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस बॉल को बिल्कुल अलग बनाना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम में उस बॉडी को हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट ड्रॉ करते हैं, अलग अलग निकाल के इंडिपेंडेंट उसको ड्रॉ करते हैं, या उसको बोले तो उसको आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है, उसको बिल्कुल बाहर निकाल के उस पर लगने वाले फोर्सेस को देखते हैं, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री का मतलब क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट और आइसोलेट, हमें बिल्कुल अलग करके निकालना है उसको, फिर हमें इस पे फोर्सेस को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखिए भाई, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय जो हम लोग लॉज ऑफ मोशन में फोर्सेस इनकाउंटर करेंगे वो कौन कौन से होंगे, वेट, नॉर्मल एक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ है ना, कि फोर्सेस क्या होती हैं, तो आप समझ गए। सबसे पहले हम बात करते हैं वेट के बारे में कि व्हाट इज वेट। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, समझे आप, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज वेट। मैंने बता दिया, कोई नहीं दिख रहा है। तो व्हाट इज वेट, जो किसी बॉडी का वेट होता है ना, वो किधर एक्ट करता है। किसी भी बॉडी का जो वेट होता है दैट एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। अगर ये अर्थ है ना, एंड ये कोई बॉडी है
ठीक है, तो इसका वेट होगा किधर एक्ट करेगा, इट एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, ये सेंटर की तरफ काम करेगा बिल्कुल, और दिस इज mg, ये बॉडी का वेट होता है, ठीक है, वेट इज इक्वल टू mg। कोई कभी कभी ये पूछ लेता है भाई इस वेट का रिएक्शन कहां पे होगा, है ना, इस वेट का रिएक्शन कहां पे होगा, तो आपको पता है कि फोर्सेज जो एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, तो जितने फोर्स इस पे लगेगा एग्जैक्टली उतना ही फोर्स ये अर्थ के सेंटर पे लगाएगा ऊपर की तरफ, तो mg, तो इसको हम बोलते हैं एक्शन, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, एंड दिस इज कॉल्ड रिएक्शन, कि वेट का रिएक्शन फोर्स कहां पे होगा, तो वो अर्थ के सेंटर पे आएगा mg, ठीक है, तो ग्रेविटी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू mg, एंड व्हाट इज वेट, दिस इज पुल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है, एंड ऑलवेज एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बस ये नोट कर लीजिए, दिस इज गिवन बाय mg, ठीक है, एंड इट ऑलवेज एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये इसकी रिएक्शन होती है, और इसको ऐसे खींचेगा और ये अर्थ को ऊपर खींचेगा, ठीक है। आपको लास्ट क्लास में बहुत डिस्कस किया था कि सर क्या ये अर्थ पे भी फोर्स लगाएगा, तो बिल्कुल लगाएगा, है ना, अगर मैं इस बॉल को छोड़ दूं, है ना, तो ये बॉल अर्थ को ऊपर खींच लेगी और अर्थ इसको नीचे खींच लेगी, ठीक है, दिस इज वेट, एंड देन वी हैव नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, इसके बारे में शॉर्ट में डिस्कस कर चुका हूं, तो अभी बहुत डिस्कस नहीं करेंगे कि व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन, आपको याद आ जाना चाहिए, मैंने इतना बोला नॉर्मल रिएक्शन, इट एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, इट एक्ट्स बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, जहां पे दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं वहां पे नॉर्मल रिएक्शन आती है, इट इज ए पुश फोर्स, है ना, अगर ये दो बॉडीज आपस में ये और ये टच कर रही है, ठीक है, ये ऐसे, तो इनके बीच में जैसे मैं इसको बोर्ड को धक्का मार रहा हूं ऐसे, ये सब बातें मैं बता चुका हूं आपको, तो बोर्ड में अंदर की तरफ फोर्स आएगा, मेरे पाम पे बाहर की तरफ फोर्स आएगा, हैंड पे बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, तो टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, जब दो सरफेस कांटेक्ट में होंगे और दूसरे को पुश कर रहे होंगे, तो देयर विल बी नॉर्मल रिएक्शन, एंड नॉर्मल वर्ड इज यूज्ड, मैं आपको बता चुका व्हाई वी यूज नॉर्मल, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि दिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर काम करेगा, एंड टुवर्ड्स सरफेस, एंड टुवर्ड्स सरफेस, ये हमेशा सरफेस की तरफ लगेगा, जैसे मैं इस बोर्ड को दबा रहा हूं तो बोर्ड पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, मेरे हैंड पे इधर की तरफ, तो नॉर्मल परपेंडिकुलर टू सरफेस, टुवर्ड्स सरफेस, एंड इट इज अ पुश फोर्स, इससे हम बॉडी को क्या कर सकते हैं, सिर्फ पुश कर सकते हैं, ठीक है, ये होता है हमारा नॉर्मल रिएक्शन। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन कहां पे आएगा, जैसे ये एक ब्लॉक ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इसका वेट कहां आएगा बताइए, अगर कोई कहता है इसका एफबीडी बनाओ, तो मैं बोलूंगा यार इसमें क्या है, एक तो इसका वेट होगा, वेट तो हमेशा हर ऑब्जेक्ट को होता है, तो दिस विल बी एमजी, उधर ड्राइंग करूंगा मैं फोर्सेस की, दिस इज एमजी, और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो ये ग्राउंड को दबा रहा है नीचे की तरफ, और ग्राउंड इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, तो दिस विल बी नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं दोनों को ऐसे पुश कर दूं, इन दोनों, एक बंदा इधर खड़ा हो जाए, ठीक है, और ये इसको ऐसे पुश करना शुरू करे, और एक बंदा यहां खड़ा हो जाए, ठीक है, और ये इसको ऐसे पुश करना शुरू करे, तो इनके बीच में क्या डेवलप होगी, नॉर्मल रिएक्शन डेवलप होगी, और इसको कैसे शो करेंगे, दिस इज फर्स्ट ब्लॉक टुवर्ड सरफेस एंड नॉर्मल, ये बातें हमेशा ध्यान रखना, दिस इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे नहीं दिखाओगे, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, टुवर्ड सरफेस एंड पुश फोर्स, तो टुवर्ड सरफेस ये ऐसे इस पे आएगी नॉर्मल रिएक्शन, ये इसको धक्का मारेगा, और अगर आप इस पे नॉर्मल रिएक्शन दिखाएंगे, इस पे नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ आएगी, ठीक है, तो ये हमेशा पुश करता है दो ऑब्जेक्ट्स को, एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, तो जहां भी कांटेक्ट होता है, और यहां भी नॉर्मल रिएक्शन आएगी, इट इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड को दबा रहा है, इसके ऊपर भी नॉर्मल रिएक्शन आएगी, और ये भी ग्राउंड को दबा रहा होगा, तो इसके ऊपर भी नॉर्मल रिएक्शन आएगी। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर ये भी तो ग्राउंड को दबा रहा है, अब बात सुनना, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर ये भी तो ग्राउंड को दबा रहा है, उसको दिखाओ, यार उसको नहीं दिखाना, हम किसका एफबीडी बना रहे हैं, हम एफबीडी इसका बना रहे हैं, तो जिसका एफबीडी बनाएंगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, आप लोग बहुत गड़बड़ करते हो यहाँ पे, आप जिसका एफबीडी बनाओगे सिर्फ उस बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को देखोगे, क्या बोला मैंने, आप जिसका एफबीडी बनाओगे आप सिर्फ उस बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को देखोगे, वो किस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है उससे मतलब नहीं है, ठीक है, वो फोर्स किस पे अप्लाई कर रहा है उससे मतलब नहीं है। तो अब ये मत बोलना कि सर इसमें जो ग्राउंड पे फोर्स लग रहा है वो दिखाओ, वो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसका एफबीडी बना रहा हूं, तो मुझे ये देखना है इस पे कौन कौन सी फोर्सेज आ रही है, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन यहां से आ रही है, इसको N1 लिख देता हूं, इसको N2 लिख देता हूं, दिस इज N एंड दिस इज N, ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन पेयर में मिलती है, नॉर्मल रिएक्शन होती है
फाउंड इन पेयर, है ना। जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे को दबाएगा उतने ही फोर्स से दूसरा पहले को भी दबाएगा, ठीक है। तो वेट हो गया, नॉर्मल एक्शन हो गया, ओके। एंड देन वी हैव टेंशन। टेंशन के बारे में आपको शॉर्ट में बता चुका हूं, मैं फिर इस वीडियो में डिस्कस कर लेता हूं। टेंशन कब आती है? टेंशन तब आती है व्हेन ए स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड, है ना। जब मैं किसी स्ट्रिंग को स्ट्रेच करूंगा तो वहां पे क्या डेवलप होता है? टेंशन डेवलप होता है। जैसे मैं एक बंदा यहां पे खड़ा हुआ है और एक बंदा यहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और इन दोनों ने एक रस्सी को पकड़ रखा है ऐसे और वो खींच रहे हैं, है ना। तो जब भी आप किसी स्ट्रिंग को खींचते हो तो वहां पे टेंशन डेवलप होती है, ठीक है। और ये टेंशन क्या करती है? उस इलास्टिसिटी की वजह से टेंशन आती है। एंड दिस फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैं आपको बता चुका हूं, है ना। दिस फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मॉलिक्यूल स्पीड पर डेवलप होती है। नॉर्मल एक्शन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, वो भी मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच में लगती है। इसके बारे में बोला था मैंने कि दिस इज अ पुल फोर्स, है ना। ये हमेशा क्या करेगा? आपको पुल करेगा। इसको लगेगा इधर पुल हो रहा है, इसको लगेगा इधर पुल हो रहा है। दिस इज अ पुल फोर्स। टेंशन के बारे में ये ध्यान रखना कि टेंशन एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये बातें रट जाती हैं तो आपको इस वीडियो में गलती नहीं होगी। अवे फ्रॉम बॉडी, इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम बॉडी। नॉर्मल एक्शन में बोला था टुवर्ड्स बॉडी, ठीक है। एंड इट इज अ पुल फोर्स। इससे हमेशा हम क्या कर सकते हैं? किसी चीज को पुल कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ए पुल फोर्स। आप रस्सी से इसको खींच लो आप, ठीक है। और ये पेयर में होती है। ऑब्वियसली बात है कि जितना फोर्स इस पे लगाएगा टी, उतने ही फोर्स इस पे लगाएगा, तो दिस इज टेंशन, ठीक है। तो दोनों बॉडीज पे आएगी जिन्होंने रस्सी को पकड़ रखा है और अवे आएगी दोनों से। इसको लगेगा कि ये खींच रहा है, इसको लगेगा ये खींच रहा है, तो दिस इज टी। ऐसे हम लोग टेंशन को शो करेंगे, ठीक है। एंड देन फ्रिक्शन हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन के बारे में आपको पता है कि फ्रिक्शन कहां पे एक्ट करता है? जो हमारा फ्रिक्शन होता है ये रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगता है। इट एक्ट्स अपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी। फ्रिक्शन की बात करते हैं, इट एक्ट्स ऑपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। मेरे ब्लॉक है, ठीक है, और ब्लॉक आगे स्लाइड करता हुआ जा रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा इस पे, ग्राउंड से आएगा, और ये कहां पे लगेगा? एक्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बहुत रेयरली यूज होगा, बट मैं आपको बता देता हूं, एक आध क्वेश्चन में मिलेगा आपको। ट्वेल्थ में इसके बहुत सारे क्वेश्चन है कि अगर ये एक बॉडी है और एक बॉडी ये है, ठीक है। फ्रिक्शन की बहुत डिटेल में आएगा, इसलिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। फ्रिक्शन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये दो बॉडीज हो गई, ठीक है। इस पे प्लस Q1 चार्ज लेते हैं, इस पे प्लस Q2 चार्ज लेते हैं, तो क्या होगा? ये इसको रिपेल मारेगा, तो इसको हम दिखाएंगे Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इसको रिपेल मारेगा, तो यहाँ पे दिखाएंगे Fe, ठीक है। और अगर में डिस्टेंस R है, डिस्टेंस इज R, तो फॉर्मूला नोट कर लीजिए। एक आध क्वेश्चन में यूज होगा, ज्यादा यूज नहीं होगा। जो फोर्स होता है दैट इज K Q1 Q2 by R square. This is similar to Newton's law of gravitation, ठीक है। Q1 Q2 are charges and R is distance between charges. जो चार्जेस उनके बीच की डिस्टेंस है, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में। इसको नोट कर लेना, K Q1 Q2 by R square. But K is ये होता है 9 into 10 power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड पर कूलम स्क्वायर। यूनिट तो आपको निकालना पता ही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 कूलम स्क्वायर। दिस इज 9 into 10 power 9, ठीक है। और अगर ये इन केस अगर एक प्लस Q1 होता है और एक माइनस Q2 होता है, दिस इज प्लस Q1 एंड दिस इज माइनस Q2, तो ये इसको इधर खींचता, ये इसको इधर खींचता, ऐसे हम लोग इसका एपीडी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे नॉर्मल फोर्सेस हो गए जिनको हम फ्री बॉडी डायग्राम में यूज करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसमें नॉर्मल एक्शन एंड टेंशन। सबसे ज्यादा हम लोग यही यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो नॉर्मल एक्शन और टेंशन का यूज होने वाला है, तो उसको लोग डिटेल में देखेंगे, नॉर्मल एक्शन एंड टेंशन को।